गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता था कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करा दिया। अब आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए बच्चों, अब ना आपको हम नया चैप्टर स्टार्ट करा रहे हैं और जैसा आपको पता है राजस्थान बोर्ड के हिसाब से 40% सिलेबस लेस है। तो पहले तो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ कि जो सिलेबस आपको पढ़ना है ना। चैप्टर जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो है 8वां, ठीक है। चैप्टर 8वां है, ठीक है, चैप्टर 8। और मैं यहाँ टॉपिक्स लिख रहा हूँ जो हमको पढ़ने हैं। आप हो सकता है आगे पीछे करके पढ़ाया जाए पर पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका इसमें दे रखा है उदासीन बिंदु, सबसे पहला। दूसरा है भूत चुंबकत्व, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे कोई टॉपिक मेरी तरफ से बाकी ना रहे, ठीक है। और रहे तो आप मुझे मेरे फोन पे बता दें, वैसे तो रहेगा नहीं, मैं पूरा ध्यान रखते हुए पढ़ाऊंगा। तीसरा टॉपिक है भू चुंबकत्व के अवयव, ठीक है। चौथा टॉपिक है गाउस नियम, गाउस नियम। पांचवा है पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार, चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार, ठीक है। फिर छठे नंबर पे है चुंबकन तीव्रता, ये चुंबक लिखा हुआ है खाली, ये चुंबकन तीव्रता होती है। सातवें नंबर पे है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। आठवें नंबर पे है चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है। 9वें नंबर पे है चुंबकीय पारगम्यता, पारगम्यता। 10वें नंबर पे है विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध, ठीक। 11वें नंबर पे है चुंबकीय शैथिल्य एवं BH का, BH वक्र, जिसको हम शैथिल्य वक्र भी कहते हैं। और 12वें नंबर पे है क्यूरी नियम एवं क्यूरीता। तो ये टॉपिक है बेटा इस चैप्टर में ना। आप आराम से वीडियो को पॉज करके इन सब टॉपिकों को भले ही लिख ले, नहीं तो मैं भेजूंगा ही, तो आपको ये पढ़ना है ना। तो किसी को भी आगे पीछे पढ़ा लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज जो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ वो स्टार्ट, ये दो टॉपिक कराऊंगा मैं आज को, भूचुंबकत्व और भूचुंबकत्व के अवयव। ये दो टॉपिक मैं आज आप लोगों को समझा, ठीक है। तो अपन इसको भेज देंगे वैसे भी, ओके।
तो आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है भू चुंबकत्व, ये टॉपिक है। हाँ जी बच्चों, हमारी पृथ्वी भी चुंबक है, पता है आपको? हमारी पृथ्वी भी चुंबक है, ये चुंबक की तरह व्यवहार करती है हमारी पृथ्वी भी, यानी पृथ्वी पर भी आपको चुंबकत्व की घटना देखने को मिलती है। तो हमारी पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। हम कैसे मान लें साहब कि हमारी पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है? तो इसकी बात इसकी 3 बातें हैं। पहली बात देखिए, दंड चुंबक होती है ना दंड चुंबक, आपने मार्केट में देखी होगी, इस तरह की आती है छड़ के रूप में, इसको छड़ चुंबक भी बोलते हैं। एक पे N लिखा होता है, एक पे S लिखा होता है। अगर आप दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वो जिस दिशा में रुकती है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर जिस दिशा में रुकती है, वही आपके चुंबक के क्या कहलाते हैं? ध्रुव कहलाते हैं। तो दंड चुंबक को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वो N और S में रुकती है। किसमें रुकती है? N और S में। ईस्ट और वेस्ट में क्यों नहीं रुकती? एक तो ये दिमाग में आता है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के जो ध्रुव हैं वो कोई ना कोई चुंबक के ध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। देखिए, नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव को हमेशा दक्षिणी ध्रुव आकर्षित करता है। एक तो ये बात। दूसरी बात, अगर किसी लोहे के टुकड़े को आप पृथ्वी के अंदर गाड़ कर रख दो और छोड़ दो कई सालों तक, ये नहीं कि आज गाड़ा शाम को निकाल लें, तो जब आप उसे निकालेंगे कई सालों बाद तो देखेंगे वो भी चुंबक बन चुका है। इसका मतलब कोई भी लोहा या चुंबकीय पदार्थ चुंबक तभी बनता है जब वो किसी चुंबकीय पदार्थ के संपर्क में हो। ठीक है। तीसरी बात यह है कि जैसे हम इसके लिए बल रेखाएं बनाते हैं दंड चुंबक के लिए, तो हमें उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। उदासीन बिंदु क्या होते हैं? जहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। और आप तो सब जानते हैं, कोई भी चीज शून्य फिजिक्स में जब मानी जाती है जब उस पर बराबर और विपरीत हो। यानी दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को भू चुंबकत्व के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या किया जाता है? खत्म किया जाता है। ये 3 तो एविडेंस है। एविडेंस यानी एक तरह के प्रूफ है जिनसे हमें ये पता चलता है कि हाँ, पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब आते हैं सर संभावित कारण, भू चुंबकत्व के संभावित कारण। तो देखिए, भू चुंबकत्व के संभावित कारण कौन कौन से कारण हो सकते हैं? सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे गिलबर्ट। गिलबर्ट ने क्या कहा था? गिलबर्ट ने, एस गिलबर्ट नाम था इनका। गिलबर्ट ने ये कहा था कि देखो साहब, पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ी दंड चुंबक रखी हुई, बहुत बड़ी। गिलबर्ट के हिसाब से पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ी दंड चुंबक रखी हुई है, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि पृथ्वी के अंदर तो ताप इतना ज्यादा है कि कोई भी दंड चुंबक रह ही नहीं सकती, क्योंकि पृथ्वी पर आप जाने ताप बहुत अधिक है। पृथ्वी के अंदर जो भी चीज मिलती है वो पिघली हुई अवस्था में मिलती है, ठोस अवस्था में नहीं मिलती। पृथ्वी से अगर कुछ चीज निकालते हैं गर्भ से, पृथ्वी से, तो वो पिघली हुई अवस्था में निकलती है। तो ये बात तो सिरे से गलत है बेटा, है ना। दूसरी बात है जिसको अपन लोग डायनेमो इफेक्ट कहते हैं, डायनेमो प्रभाव। इसको एल सिसर ने दिया था। एल सिसर ने क्या कहा साहब? देखो, पृथ्वी के अंदर वो है पिघले हुए पदार्थ है ना। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थों की, पिघले हुए आयरन के पदार्थ, मतलब आयरन यानी कि लोहा चुंबकीय पदार्थ मिलते हैं पृथ्वी के अंदर। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पदार्थ है पृथ्वी में आयरन यानी लोहा और निकेल। अब वो भी पिघली हुई अवस्था में। जब पृथ्वी घूमती है तो ये पदार्थ भी घूमते हैं।
और जब ये पदार्थ घूमते हैं तो इसके कारण पृथ्वी के चारों तरफ क्या आता है, चुंबकीय क्षेत्र आता है, उसमें धीमी संवहन धारा बनती है। ठीक है, और धीमी संवहन धारा से पृथ्वी के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र आता है। ये लीजिए, एक तो ये बात भी है, ये काफी हद तक सही माना गया। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आज तक किसी को यथार्थ कारण नहीं पता, मतलब एग्जैक्टली कोई नहीं कह सकता कि साहब पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र है तो क्यों। भूचुंबकत्व का सही कारण नहीं पता। आज भी ये पूरा सिस्टम लग रहे हैं सारे वैज्ञानिक ढूंढने में। हाँ, ये माना जा सकता है कि विद्युत धारा के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन मैं ये कह दूं आपसे कि हाँ, कि बिल्कुल सही कारण हो तो वो बिल्कुल भी नहीं पता है ना। कारण बहुत है, और भी कारण थे, आयन मंडल का भी था, भूमध्य रेखा का भी था, लेकिन सही सब संभावित कारण है ये मतलब एग्जैक्ट नहीं है। तो उसके बाद आगे आता है भूचुंबकत्व के अवयव, जो दूसरा टॉपिक है ना, भूचुंबकत्व के अवयव। भूचुंबकत्व के अवयव, हाँ जी, देखिए एक परिभाषा दे रहा हूं मैं आपको, चुंबकीय यामयुत्तर। चुंबकीय यामयुत्तर ये क्या चीज है सर? जैसे दंड चुंबक होती है ना, एन और एस, दंड चुंबक एन एस, अगर हम इसके लंबवत कोई पृष्ठ खींचें, लंबवत कोई काल्पनिक पृष्ठ खींचें तो उसको चुंबकीय यामयुत्तर कहते हैं। अब इसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी चुंबक है, तो अगर पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के लंबवत कोई पृष्ठ खींचें तो उसको भौगोलिक यामयुत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? भौगोलिक यामयुत्तर। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर अपन किसी दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं रुकती, थोड़ा सा स्लाइड इधर ऐसे या ऐसे थोड़ा सा इधर उधर रुकती है। ठीक है, तो इस तरह से चुंबकीय यामयुत्तर समझ में आ गया आपको? ये है चुंबकीय यामयुत्तर। और ये आपका क्या है? भौगोलिक यामयुत्तर। याद रखिए, भूचुंबकत्व पेपर में आता ही आता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक यामयुत्तर। तो मैं आपको बता दूं अच्छी तरीके से, सबसे पहली चीज है, हमारा सबसे पहला पॉइंट है दिक्पात का कोण। दिक्पात का कोण। पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए तीन चीजों को समझना होगा: दिक्पात का कोण, नति कोण और भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक। तीन चीजें समझनी होगी: दिक्पात का कोण, नति कोण और भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक। ठीक है, तो मैं समझा दूं पहले आपको। जैसे एन एस दंड चुंबक है, इसके लंबवत अगर हमने कोई पृष्ठ खींची तो वो चुंबकीय यामयुत्तर है। उसी तरीके से पृथ्वी के भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है, उसके लंबवत कोई पृष्ठ खींचोगे तो वो आपका भौगोलिक यामयुत्तर है। और भौगोलिक यामयुत्तर और चुंबकीय यामयुत्तर के मध्य बना कोण दिक्पात का कोण है। समझ गए? ठीक है, ये दिक्पात का कोण है। दूसरा पॉइंट आपका आता है नति कोण। देखो भैया, इन तीनों टॉपिकों को अच्छी तरीके से कर लेना। आज का मेन हाईलाइट पॉइंट ये तीन ही पॉइंट हैं: दिक्पात का कोण, नति कोण। नति कोण क्या होता है कि जैसे अगर आप किसी दंड चुंबक को, जैसे मैं समझाता हूं आपको, ये दंड चुंबक है, ठीक है, ये इसका चुंबकीय यामयुत्तर है। ये आपका कौन सा है? भौगोलिक यामयुत्तर है। तो अगर हम किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें तो वो क्षैतिज से कोई ना कोई कोण बनाती है। सीधी नहीं होती चुंबकीय सुई, वो क्षैतिज से कोई ना कोई कोण बनाती है। तो क्षैतिज से वो जितना कोण बनाती है, चुंबकीय सुई क्षैतिज से
जो कोण बनाती है उसी को अपन बोलते हैं नति कोण, थीटा। ये चुंबकीय सुई, पहली बात ध्यान रखना, चुंबकीय सुई परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी, है ना, और क्षैतिज से जो कोण बनाएगी वो नति कोण है। भूमध्य रेखा पर चुंबकीय सुई एकदम सीधी होती है, एकदम स्ट्रेट, तो नति कोण का मान क्या होगा? 0 डिग्री। और जैसे ही ध्रुवों पर चले जाते हैं ऐसी बिल्कुल सीधी हो जाती है, ऐसे ऐसे हो जाती है, तो वहां पर नति कोण का मान होता है 90 डिग्री। ठीक, ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 डिग्री। देखिए पृथ्वी के जो ध्रुव हैं वो भूचुंबकत्व के ध्रुव ही है। भूचुंबकत्व यानी कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी चुंबक है ना, तो चुंबक के भी ध्रुव होंगे, तो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव चुंबक के ध्रुव ही है। समझ रहे हैं ना बात को? अब मैं आपको तीसरी चीज समझा रहा हूं, भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक। अच्छी तरीके से वीडियो को सेवरल टाइम्स, कई बार आप देखिए कीजिए, ठीक है ना, अच्छी तरीके से जब तक वीडियो नहीं देखेंगे मजा नहीं आएगा पढ़ने में। भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक, ठीक है, भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक क्या है? देखिए जैसे ये N है, ये S है, ये आपका कोण है 5, ठीक है। ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है B, तो ये थीटा कोण है, नति, ये आपका नति कोण है थीटा। तो आप जानते हैं चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय यावत्तर में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ही भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक कहलाता है, ठीक है ना। ये तीसरा अवयव है बेटा, तीसरा पॉइंट है। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? NSP में या PNS में सबसे पहले त्रिभुज PNS में सबसे पहले cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण BH/B, दिस इंप्लाई BH बराबर क्या होगा? B cos थीटा। इसी तरीके से sin थीटा बराबर क्या होगा? BB/B, दिस इंप्लाई BB बराबर B sin थीटा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ दो। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर जोड़ो भाई, BH का स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर बराबर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। BH का स्क्वायर और BB का स्क्वायर, समीकरण 2 में 1 से बाहर कर दो। समीकरण 2 में 1 से B sin थीटा अपॉन कैंसिल हो जाएगा, BB अपॉन BH बराबर tan थीटा,
tan इनवर्स dv अपॉन dh। तो ये 3 बातें हैं बेटा, ठीक है ना, ये 3 चीजें हैं, ये आपके 3 बातें हैं जो आपको समझनी है ना। दिक्पात का कोण, नति कोण और भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक, ठीक। इसको आप अच्छी तरीके से देखिए, इसके नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और वीडियो को ना कई बार देखो बेटा, है ना। ऑफलाइन क्लास की बात कुछ और होती है और वीडियो लेक्चर्स में कुछ और होता है, तो पर एक फायदा तो होता है कि भाई हम एक लेक्चर को कई बार देख सकते हैं, ठीक है, और नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे नंबर पर मुझे फोन कीजिए या फिर मुझसे डिटेल डिस्कशन कीजिए, ठीक है। दैट्स ऑल।